हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ण विचार में भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिए थे, स्वरों के संदर्भ पढ़े थे, स्वरों के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य रह गए थे। आज उसी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आयोग व ध्वनियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य क्या है? पहला तथ्य यही है, स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य। पहला तथ्य ये, स्वर जो होते हैं स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात स्वरों के उच्चारण में किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, अर्थात लिख लीजिए, स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में किसी ध्वनि की आवश्यकता या सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अर्थात इनके उच्चारण में किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर जो होते हैं स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। पहली विशेषता तो यह थी। दूसरी विशेषता क्या है? री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। री क्या है? यह मूर्धा है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। इसे तत्सम स्वर भी कहते हैं। अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। और शेष स्वर जो होता है, शेष स्वर तत्सम तथा तद्भव दोनों होते हैं। सिर्फ री ही ऐसा है, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। बाकी री के अलावा जो भी स्वर है उनका प्रयोग शेष स्वर जो है तत्सम तथा तद्भव दोनों में प्रयोग होते हैं, दोनों में होते हैं। तद्भव का शेष स्वर तत्सम तथा तद्भव दोनों होते हैं। देखिए, स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, इनके उच्चारण में किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सब जानते हैं स्वर की परिभाषा है, स्वर स्वतंत्र होता है। और कह रहे हैं री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर भी कह सकते हैं। री को तत्सम स्वर भी कह सकते हैं। शेष स्वर जो है तत्सम तथा तद्भव, री को छोड़कर जितने भी स्वर हैं तत्सम में भी कहीं कहीं प्रयोग होते हैं, कहीं कहीं तद्भव में भी प्रयोग होते हैं। अगला जो है आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है? यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगत या ग्रहित ध्वनियां हैं। आगत अंग्रेजी से हिंदी में आया है। आगत जो है अंग्रेजी से हिंदी में आया है। अंग्रेजी से हिंदी में आया है। उनका बोलते हैं सट जाए भाई, चल रहा चालू कर दिया, अब तक बैठे रहना कौन होता। आगत अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है। अतः इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। देखिए, यह जो आगत ध्वनियां है, आगत या ग्रहित स्वर है, यह अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, अतः इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। यह आगत जो है, यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि, यह आ तथा ओ के
बीच की ध्वनि है। आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। यह होगा स्वरों के संदर्भ में विशेषता। देखिए आज होता है अंग्रेजी से हिंदी में आया है अथा यह ग्रहण कर लिया गया, अर्थात अंग्रेजी से हिंदी में आया है, ग्रहण करके आया है, तो इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। यह आ पर सिर्फ चंदा है, बिंदी नहीं है। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। एक और विशेषता है, अगली विशेषता चौथा क्रमांक है, स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। जब स्वर का उच्चारण करेंगे श्वास की मात्रा कम लगेगी। जहां पर श्वास की मात्रा कम लगेगी वह अल्प प्राण होगा, महाप्राण होगा। अतः सभी स्वर क्या होते हैं? अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखिए स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। श्वास में होता है हवा, जहां पर ज्यादा अधिक हवा लिया जाए जिसके उच्चारण में वहां पर महाप्राण हो जाएगा, कम हवा लिया जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। इसलिए सभी स्वर अगर प्रश्न पूछ दिया जाए सभी स्वर होते क्या है, ध्यान रखिएगा अल्प प्राण होते हैं। एक पॉइंट और देख लीजिए, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अगला जो पाए मिले हाँ अब तक क्या करते रहे? स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अतः सभी स्वर, अच्छा बताइए, जब स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, कंपन जहां पर होगा, ध्यान दीजिए, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा वहां पर घोष या सघोष होता है। जहां पर कंपन नहीं होता है वहां पर आघोष होते हैं। इसलिए स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अतः सभी स्वर क्या होंगे? अतः सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। जितने भी स्वर हैं घोष या सघोष होते हैं, ये भी जानिए। देखिए स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, इसलिए सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राणी। क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में जब कंपन हो, तो जहां पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वहां पर घोष या सघोष कहा जाता है। यही था स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य। अब आगे जो पढ़ेंगे आयोगवाह हम ध्वनियां पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिए आप लोग। आगे जो हम पढ़ेंगे आयोगवाह ध्वनियां कौन कौन सी है। आयोगवाह ध्वनियां कौन कौन सी है? देखा था वीडियो बंद ऊपर समय देखा था 2 दिन वीडियो बनाई थी ना। आयोगवाह ध्वनियां, अब ये लिया जाए न्याय पावा था चला जाएगा। आयोगवाह ध्वनियां क्या है? आयोगवाह ध्वनियां की सबसे पहले परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी? आयोगवाह ध्वनियां की परिभाषा क्या होगी? वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है। वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है उन्हें आयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है उन्हें आयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। उन्हें आयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। उन्हें आयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। ये निम्नलिखित दो हैं। ये
निम्नलिखित दो है, क्या है? अन और अ। यही क्या है? आयोगवाह ध्वनियां है। वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता। अन का किसी वर्ण से योग नहीं है, अह का किसी योग से वर्ण नहीं है, यही आयोगवाह ध्वनियां हैं। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आयोगवाह ध्वनियां हैं अन और अ, यही आयोगवाह ध्वनियां हैं। तो यहाँ पर दो कॉलम बना लीजिए, अन और अ। अन, अन को अगर कहेंगे अन, इसका नाम क्या है? अन का नाम है अनुस्वार, अन का नाम है अनुस्वार, अह का नाम है विसर्ग। अन का नाम है अनुस्वार, अह का नाम है विसर्ग। अन का उच्चारण स्थान क्या है? अन का जो उच्चारण स्थान है नासिका क्या है? अन का उच्चारण स्थान नासिका क्या है? अह का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ या कहीं कहीं कंठ भी मिलता है। और इसका घोषत्व क्या है? घोषत्व के आधार पर अगर कहेंगे अन है क्या? सघोष है कि अघोष है? सघोष या घोष कह सकते हैं, सघोष या घोष दोनों एक ही चीज है। यह भी सघोष या घोष, घोष या सघोष भी कह सकते हैं। देखिए, और घोषत्व के आधार पर हो गया। अगला है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर कहेंगे, प्राणत्व के आधार पर हवा, प्राण में से होता है हवा। प्राणत्व के आधार पर कहेंगे अन और अह। अन कहेंगे कम हवा पर प्रयोग हो रहा है, अह कहेंगे ज्यादा हवा का प्रयोग हो रहा है। प्राणत्व इसलिए अन क्या है? अल्प प्राण है, और अह है क्या? यह महाप्राण की श्रेणी में आता है। अर्थात जिसके उच्चारण में अधिक हवा निकले महाप्राण, जिसके उच्चारण में कम हवा निकले वह अल्प प्राण है। अन का उच्चारण है क्या? इसका उच्चारण कहाँ कहाँ से किया जाता है? अन का उच्चारण अंग, ञ, ड़, न और म से किया जाता है। और अह का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? अह कहते हैं। कहाँ से किया जाता है? अह से किया जाता है। जैसे इसको उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे सभी अगर देखना चाहे, जैसे दिनांक, दिनांक कहीं कहीं ये भी होता है, कहीं कहीं दिनांक ऐसे भी लिखा जाता है। दिनांक, दिनांक, दिनांक में किसका प्रयोग हो रहा है? आधा अंग। उसके बाद चंचल जैसे है, चंचल कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं चंचल कैसे लिखा जाता है? बिंदी अनुसार हटेगा, आधा इया आ जाएगा, चंचल अर्थात आधा इया का प्रयोग। कुंड, कहीं कहीं कुंड ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं कुंड ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर किसका प्रयोग है? आधा अड़ा का प्रयोग है। जैसे यहाँ देख लें, चंदन हो गया, यहाँ देख लीजिए, जैसे चंदन कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है चंदन, यहाँ पर किसका प्रयोग है? आधा न का प्रयोग है। इसके बाद क्या है? कंपन, कहीं कहीं कंपन ऐसे लिखा जाता है कंपन, और कहीं कहीं कंपन जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसका उच्चारण है क्या? कंपन। यह है क्या? आधा म। तो देखिए, और उसके बाद अह का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे पुनः, पुनः, पुनः कहेंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग है? अह का प्रयोग। अतः कहेंगे, अतः में देखिए अह का प्रयोग है कि नहीं? अतः में अह का प्रयोग है। तो ध्यान दीजिए, आयोगवाह ध्वनियाँ किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है उन्हें आयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। निम्नलिखित आयोगवाह ध्वनियाँ कितनी है? दो है, अनुस्वार और विसर्ग। अन को अनुस्वार, अन का नाम क्या है? अनुस्वार है। अह का नाम क्या है? विसर्ग है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका से उच्चारण किया जाता है। और अह का उच्चारण स्थान है क्या? कंठ या कंठ है। घोषत्व के आधार पर अन है क्या? घोष या सघोष है। और प्राणत्व के आधार पर अह भी दोनों अघोष या सघोष है। प्राणत्व के आधार पर अन क्या है? अल्प प्राण है। अह क्या है? महाप्राण है, क्योंकि अह के उच्चारण में अधिक हवा निकलत बा, अन के उच्चारण में कम हवा निकलत बा। लेकिन अन और अह घोषत्व के आधार पर कहेंगे दोनों सघोष या घोष है। प्राणत्व हो गया उच्चारण के स्थान पर। अन का उच्चारण अंगा, इया, ड़, न, म पांचों में किया जाता है, ये पंचमा अक्षर भी है। और अह का उच्चारण अह में किया जाता है। अन का उच्चारण जैसे अंगा, इया, ड़, न, म हो गया। अह का उच्चारण कहाँ किया जाता है?
यह था घोषत्व के आधार पर। ध्वनियाँ कौन कौन सी है? घोषत्व के आधार पर अन और अ है क्या? अन और अ आयोगवाह है, आयोगवाह ध्वनियाँ कही जाती हैं। अन और अ है क्या? आयोगवाह ध्वनियाँ हैं। आयोगवाह ध्वनियाँ वे होती हैं, वे ध्वनियाँ जिनका वर्ण से किसी वर्ण से योग नहीं होता है, उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। आगे हम चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अन घोष या घोष है। अन का उच्चारण नासिका से, कंठ से। अल्पप्राण एक महाप्राण है, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? आपके सामने लिख दिया गया है उदाहरण के साथ। इसको मिटा रहे हैं, आगे हम चल रहे हैं। अभी आयोगवाह के बारे में और भी चीजें हैं। आयोगवाह ध्वनि, आयोगवाह ध्वनियाँ नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोट करके IMP वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आयोगवाह ध्वनियाँ सदैव स्वरों के बाद प्रयुक्त होती हैं। आयोगवाह ध्वनियाँ सदैव स्वरों के बाद प्रयुक्त होती है। आयोगवाह ध्वनियाँ जो है सदैव किसके बाद प्रयुक्त होती है? स्वरों के बाद प्रयुक्त होती है। ये चीज देखिएगा। जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, कंपन। कंपन देखिए किससे बना है? आधा, पहले क लेंगे तो आधा क धन अ, जो व्यंजन होता है स्वर की सहायता से क्या है? कंपन है तो आधा म हो जाएगा। प लेंगे आधा प धन अ, धन न लेंगे तो आधा न धन आ है। अच्छा बताइए, आयोगवाह ध्वनियाँ हैं कौन सी? हम बताए थे आयोगवाह ध्वनियाँ अंगा, इया, ड़, न और म, यही है। इसका उच्चारण यही में किया जाता है। अंगा, इया, ड़, न में ही आयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग होता है। आयोगवाह ध्वनियाँ हैं क्या? आयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग देखिए, हेडिंग क्या है? सदैव स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। आयोगवाह ध्वनियाँ देखिए आई है कि नहीं है? आयोगवाह ध्वनियाँ है, किसके बाद आया है? स्वर के बाद प्रयुक्त हुआ है कि नहीं? यही आयोगवाह ध्वनियाँ। अब आयोगवाह ध्वनियाँ देखिए यहाँ भी है। आयोगवाह ध्वनियाँ है, आधा न के पहले यह क्या है? स्वर के बाद ही प्रयुक्त हुआ है। देखिए, जब भी आयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग होगा वह किसके बाद प्रयुक्त होगा? स्वरों के बाद प्रयुक्त होगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, एक और क्वेश्चन लीजिए। पंचांग शब्द में ध्वनियाँ है। पंचांग शब्द में ध्वनियाँ हैं। पंचांग शब्द में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? यही प्रश्न है। पंचांग शब्द में ध्वनियाँ हैं A, B, C और D। A, B, C, D के रूप में लिखेंगे। जैसे पंचांग, पंचांग पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है पंचांग। तीसरा उदाहरण है पंचांग। पंचांग ऐसे ही लिख दें, पंचांग ऐसे लिख लिया जाए। अच्छा बताइए, यही है प्रश्न। पंचांग शब्द में कौन कौन सी ध्वनि? पंचांग शब्द में ध्वनियाँ कौन सी है? यह होगा कि यह होगा कि यह होगा कि यह होगा? पंचांग शब्द में ध्वनियाँ यही होगी कि यही सी वाला क्या होगा? सही होगा। क्योंकि पंचांग शब्द में ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? जब भी पंचांग आएगा सदैव स्वरों के बाद ही आयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसका अगर विग्रह करेंगे, देखिए आधा प के बाद आ जाए तब पन है, आधा न आ जाएगा। म प्लस च है, आधा च पर आ लगा है, फिर क्या होगा? आधा म। फिर क्या है? ग में आधा ग धन आ है। तो देखिए आयोगवाह ध्वनियाँ यही, इसका प्रयोग देखिए किसके बाद हुआ है? स्वर के बाद हुआ है कि नहीं? अब यह भी आयोगवाह ध्वनियाँ, इसका प्रयोग किसके बाद हुआ है? स्वर के बाद हुआ है। अर्थात आयोगवाह ध्वनियाँ सदैव किसके बाद प्रयुक्त होती है? स्वरों के बाद प्रयुक्त होती है। इसलिए पंचांग शब्द में कौन 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 सी ध्वनियाँ है? यही तीसरा वाला सही है, पंचांग। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। एक और प्रश्न जैसे हमारे पास, एक और लिख लीजिए, इसको मिटा लीजिए, लिख रहे हैं।
स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। एक और प्रश्न ले रहे हैं, देखिए इसको याद रखिएगा। आयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग सदैव किसके बाद होता है? स्वरों के बाद ही होता है। अगला जो हमारा है, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। ये भी नोट करके लिख लीजिए। आयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतया तत्सम शब्दों में होता है। मुख्यतया तत्सम शब्दों में होता है। आयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतया किसमें? तत्सम शब्दों में होता है। जैसे यहाँ से इसको नोट करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट इसमें दे दें, विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। ये भी लिख लीजिए, विसर्ग हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है। चाहे जिस शब्द के साथ अगर विसर्ग आ जाए, विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, अनुस्वार तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। अनुस्वार तत्सम तथा तद्भव दोनों होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार अक्सर जो है यह 99% क्या होता है? तत्सम होता है। तद्भव सिर्फ किसमें होगा? सिर्फ 1% में तद्भव होता है। अनुस्वार अक्सर जिसके साथ आएगा वह क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे पथ कह दिया जाए, पथ कह देंगे तद्भव है, पथ कह देंगे तद्भव है। लेकिन अगर यहीं पर कह दिया जाए पंथ कह देंगे तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। पंथ कह देंगे तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, यह था आयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे, अब हमारा जो टॉपिक है वह हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो को इसी पर बंद कर रहे हैं। इसके बाद अगले भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं।